हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन शेष बचा है। आज के इस सेशन में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, और ये सभी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अनुसार भी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए, आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है। इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है? रियल होता है या इमेजनरी होता है या दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। बताइए, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। समतल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है? तो कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर 2 काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। और आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी पेन में भी दीजिएगा, लगाइएगा। और जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 100 में आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, सर्च लाइट क्या है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताइए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल और अवतल दोनों। तो बताइए दूसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ये होता है अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। बताइए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। इसका करेक्ट आंसर लगाना आप सभी को। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेमी। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो 50 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। बताइए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 4 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है। बताइए, मनुष्य का जो आंख है ये किसकी तरह व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ह्यूमन आई जो है ये किसकी तरह व्यवहार करता है? पांचवा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो ह्यूमन आई जो है, मनुष्य का आंख, ये व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। किसका? उत्तल लेंस की तरह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है किस लेंस से होता है? 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तल लेंस, सेकेंड है अवतल लेंस, थर्ड है बाइफोकल लेंस और फोर्थ है सिलिंड्रिकल। बताइए छठा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष जो है इसका निवारण होता है किसके द्वारा? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के प्रतिरोध मन में आता होगा। प्रतिरोध क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्रतिरोध किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो अपने में से होकर के विद्युत धारा को नहीं जाने देता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सातवां का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर, ओम, अर्ग, वोल्ट।
तो बताइए 7वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का सही मात्रक। तो प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, 8वां क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 8वां क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है। बताइए 1 वोल्ट जो है ये क्या कहलाता है? 8वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का? तो 1 वोल्ट जो है ये कहलाता है 1 जूल पर कूलाम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है लघु पतन। क्या है लघु पतन? शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। बताइए जब लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो बताइए 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेशन में जितना क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं ये सभी किसी न किसी ईयर में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। बताइए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। 10वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। R इक्वल V मल्टीपल आई, R इक्वल V बाय आई बाय V, R इक्वल V बाय आई, R इक्वल V माइनस आई। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, R इक्वल V बाय आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बताइए प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 11 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए। तो पृथ्वी पर जो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये क्या है? कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो बताइए 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। सनलाइट जो है ये प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बताइए जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो बताइए 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है पवन विद्युत। क्या है? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। बताइए पवन विद्युत जनित्र में जो है पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होती है ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो बताइए शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सा है? तो ये उष्मा छेपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी। तो बताइए 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ये सभी होते हैं, ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? बताइए हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। तो बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.1 से 3.8। एक और क्वेश्चन
बताइए पीएच स्केल का खोज किसने किया था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बताइए बैंकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 17 नंबर का? बैंकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन है? बताइए संसार में सबसे कठोरतम तत्व जो है ये कौन है? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने और चारों में से करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सोना, सेकेंड है चांदी, थर्ड है लोहा और फोर है हीरा। तो बताइए सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व जो है ये हीरा है और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। तो बताइए कितना होता है? तो 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बताइए मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को इसका। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तांबा, लोहा, सोना, पारा। तो बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सोना। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना जो होता है ये कितने कैरेट का होता है? इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा का मुख्य अवयव है। बताइए कांसा जो है इसका मुख्य अवयव क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कांसा का मुख्य अवयव है Cu+Sn, Cu+Zn, CuZr, Sn+Pb। तो बताइए कांसा का मुख्य अवयव क्या है? 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Cu+Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। बताइए एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C3OH, सॉरी CH3OH, C2H5OH, C2H6OH, C2H2OH। तो बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? बताइए इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 7। तो बताइए इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप सभी के सामने 4 वैज्ञानिक का नाम दिया गया है और इनमें से बताना है कि कौन अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोसले। तो बताइए अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डोबेराइनर जो है ये अपना एक ट्रिक दिए थे और न्यूलैंड जो है ये अपना अष्टक नियम दिए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड। और मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी और मोसले जो है ये भी आवर्त सारणी। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है ऑप्शन फर्स्ट परमाणु आयतन, सेकेंड परमाणु घनत्व, थर्ड परमाणु द्रव्यमान, फोर्थ परमाणु संख्या। तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? बताइए आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 25 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है। तो 7, 6, 9, 10। तो बताइए आवर्त का इंग्लिश क्या होता है? पीरियड। बताइए आवर्त का होता है पीरियड और समूह का होता है ग्रुप। बताइए इसमें आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं? तो वर्ग जो होते हैं ये 18 होते हैं और आवर्त जो होते हैं ये होते हैं 7। तो आप लोग पीरियड का स्पेलिंग लिखिएगा। तो पीरियड में 7 लेटर होते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि पीरियड में 7 लेटर होते हैं और पीरियड की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? बताइए CnH2n
किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? 26 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कीन। किसका है? एल्कीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन वसा है। क्या है? ऑक्सीन वसा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विविखंडन होता है, बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विविखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी में। तो बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन किस में होता है? तो द्विविखंडन जो होता है ये होता है अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में द्विविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप का मतलब होगा आपको बीपी, ब्लड प्रेशर, इंग्लिश। तो बताइए मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, ये कितना होता है? 120/80, 80/120, 120/180, 100/180। तो बताइए 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और कई बार दफ़ा आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है ये होता है 120/80 और 120/80 का मतलब होगा आपको 120 को हम बोलते हैं सिस्टोलिक रक्तचाप और 80 को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक रक्तचाप। एक और क्वेश्चन है आप सभी से कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर लगाना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, बताइए। 30वां क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो बताइए इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? 30 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए इंसुलिन जो है ये क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है और ये जो हार्मोन है इंसुलिन, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये अग्नाशय में निर्माण होता है, अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियाज भी बोलते हैं। और इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है शरीर में शर्करा की मात्रा को रक्त में कम करना। जिसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाता है किसी कारणवश, तो उसका शरीर में क्या होता है? शर्करा की मात्रा रक्त में कम नहीं हो पाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे कौन सा रोग होता है? बताइए। घेंघा नहीं, घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो उसके शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज रोग कहते हैं और इसे चीनिया बीमारी की भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुमेह। तो आप सभी को पता होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय से। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। कार्य क्या होता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, बताइए। घेंघा का दूसरा नाम होता है ग्वाइटर, इसे गलगंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गलगंड। और घेंघा रोग जो है ये कैसे पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो घेंघा रोग जो है ग्वाइटर या घेंघा, ये किससे कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आप सभी के, नर युग्मक क्या होता है? तो नर युग्मक होता है शुक्राणु। क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक क्या होता है? ये अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। तो इसके संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, अंकुरन, परागन, किण्वन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन होते हैं उसको हम निषेचन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। तो बताइए मादा के गर्भाशय में जो अंडाणु होता है वो कहाँ निषेचित होता है? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो बताइए 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंडाणु जो निषेचित होता है ये कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में यौन संचरित रोग है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं आप सभी के सामने और चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है यौन संचरित रोग का नाम है। तो गोनोरिया, बुखार, तपेदिक, उपयुक्त सभी। तो बताइए 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें यौन संचालित रोग जो है ये है गोनोरिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के पंख, क्या है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं?
बताइए, आप लोग 2 प्रकार के अंग पढ़े होंगे, समजात अंग और असमजात अंग। तो बताइए, समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्त अंग। तो बताइए इनमें से कौन सा है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है ये किस प्रकार का अंग है? 36 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा समवृत्ति अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता को बताइए, निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? आप निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो बताइए उपभोक्ता कौन होता है? जो उत्पादक पर निर्भर होता है। तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, एक शीर्ष उपभोक्ता भी होते हैं। तो बताइए इनमें से आप किसको उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? 37 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो जंगली जानवर को हम किस में रखेंगे? इसको उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये हरे पौधे पर निर्भर होगा, घास पत्तर खाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उत्पादक जो है, उत्पादक को कौन खाता है? जंगली जानवर खाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा, कंज्यूमर, और ये प्रोड्यूसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही आहार श्रृंखला है, बताइए इसमें से कौन सा आहार श्रृंखला जो है सही है? फूड चैन। तो बताइए कौन सा फूड चैन जो है ये सही है? चिड़िया, सांप, घास। तो बताइए ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है मछली, घास, गाय। मछली को घास खाएगा, घास को गाय खाएगा? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बकरी, घास, हिरन। बकरी को ही घास खा जाएगा? नहीं, ये भी गलत है। घास, हिरन और शेर। तो ये करेक्ट हो जाएगा, घास को हिरन और हिरन को कौन खा जाएगा? शेर। ये आहार श्रृंखला कौन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। टिहरी बांध निर्माण किस प्रदेश में किया गया? बताइए टिहरी बांध जो है ये किस प्रदेश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो टिहरी बांध जो है किस प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। और ये जो है टिहरी बांध किस नदी पे है? तो भिलंगना नदी पे है। भिलंगना किस पे है? भिलंगना नदी पे है। उत्तर प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है? तो बताइए टिहरी बांध जो है किस प्रदेश में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, वन संपदा का एक उदाहरण है। बताइए इन चारों में से कौन वन संपदा है जो कि वन से प्राप्त हुआ है? मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम वन से प्राप्त होता है? नहीं। तांबा वन से प्राप्त होता है? नहीं। लकड़ी वन से प्राप्त होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। बताइए भारत में जो उत्पादित हो रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, इसकी आवृत्ति कितनी है? 50 HZ, 60 HZ, 70 HZ, 80 HZ। HZ का मतलब होता है हर्ट्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। इसमें हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का फर्स्ट नंबर 50 HZ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो इस सभी का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने रखा हुआ है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 42 का? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो बताइए 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए जल विद्युत संयंत्र जो होता है उसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। तो बताइए 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा को। बताइए करेक्ट आंसर, तो इसका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl एरो BaSO4 2NaCl, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार, बताइए किस रासायनिक यौगिक को, सॉरी क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? बताइए किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो सकता है? विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर, चूना पत्थर को गर्म करने पर, कच्चा चूना को गर्म करने पर। तो बताइए इनमें से किसको गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा? तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका करेक्ट आंसर जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। बताइए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, टर्टरिक अम्ल। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनोइक अम्ल। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर और 45x पर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10x पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बताइए निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कन। तो बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चबाना। ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? करेक्ट आंसर बताइए 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? एमीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, मोनोमीटर। तो बताइए 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धारा मापने वाले यंत्र क्या हो जाएगा? एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो जो है, इस युक्ति द्वारा जो धारा प्राप्त होता है ये कौन सा होता है? दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? 51 का करेक्ट आंसर न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो बताइए 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम, यूरेनियम ही आवश्यक होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, बायोमास संयंत्र। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बायोमास संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो बताइए 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा योग प्राप्त होगा? बताइए लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करते कौन सा यौगिक होगा? शायद यौगिक प्राप्त होगा FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। तो बताइए 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, Fe3O4। क्या हो जाएगा? Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? बताइए निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। तो बताइए 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा, 4 का ऑप्शन 4, और इसका आंसर 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि 7 से जो कम होता है ये अम्ल होते हैं, और 7 से जो अधिक होते हैं ये क्षार होते हैं, और 7 जो होते हैं ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन,
कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। बताइए, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो ये अम्ल करता है। तो बताइए उस विलयन का पीएच मान कितना होगा जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? 1, 4, 5, 10। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? लाल लिटमस को नीला कौन करता है और नीला लिटमस को लाल कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो लाल लिटमस को नीला करता है क्षार, और नीला लिटमस को लाल कर देता है कौन? अम्ल। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन अम्ल का दिया हुआ है, तो ये तीनों नहीं हो पाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? 10। 10 क्या है? क्षार है। आपको अभी भी बताए 7 से कम जो होता है अम्ल होता है और 7 से अधिक क्या होता है? क्षार होता है। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वह क्या होगा? तो वह क्षार होगा, और जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। बताइए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2 CaO CaOCl2 CaOCl। तो बताइए 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है, धातुओं की प्रकृति होती है। बताइए धातु जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, उदासीन होती है, कोई नहीं। तो बताइए 59 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो धातु की जो प्रकृति होती है ये होती है विद्युत धनात्मक। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, पीतल है। क्या क्वेश्चन है? पीतल है। बताइए पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, कोई नहीं। तो बताइए 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीतल क्या है? तो पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, सीनेवार। क्या है? सीनेवार किस धातु का अयस्क है? करेक्ट आंसर बताइए, सीनेवार किस धातु का अयस्क है? Au, Ag, Hg, Cr। तो बताइए 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीनेवार जो है किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, बेंजीन का अनुसूत्र है। बताइए बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? 62 का करेक्ट आंसर बताइए। CH4, C2H2, C6H6, C2H4। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेंजीन का? तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है आपको C6H6, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये ऐसे होता है। ये जो स्ट्रक्चर अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? बताइए निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। तो CH4, C2H6, C3H4, C3H8। तो बताइए निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। ग्लूकोज जो होता है ये तत्काल एनर्जी प्रदान करता है। क्या करता है? तत्काल एनर्जी प्रदान करता है। तो बताइए इसका आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, CH3COOH, CH3CHO, CHCl3। तो बताइए 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं 65 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, Cl2। तो बताइए 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो सदस्य है ये कौन है? तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, He। ये क्या है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? अभी कुछ समय पहले ही आप लोग को बताए थे पीरियड और ग्रुप, एक होते हैं ग्रुप, एक होते हैं पीरियड। तो पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर होते हैं, तो पीरियड की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ग्रुप में लेटर के अनुसार हम नहीं कर सकते हैं, ये आपको एक ट्रिक बताई याद करने का कि आप कैसे पीरियड को याद रख सकते हैं। तो 7 लेटर होते हैं इसमें, और 7 इसकी संख्या होती है, और ग्रुप की संख्या 18 होती है। कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताइए। 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो बताइए 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? बताइए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। 68 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? ग्रासनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रासनली। तो बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है ये छोटी आंत। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये बड़ा होता है लंबाई में, और बड़ी आंत जो होता है ये लंबाई में छोटा होता है और मोटाई में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। और ये लंबाई में बड़ा होता है लेकिन पतला होता है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? बताइए, ब्रिक जो होता है किडनी, यह किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। तो ब्रिक जो है किडनी, ये उत्सर्जन का हिस्सा है। इसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो शरीर के अंदर बने उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विषाक्त पदार्थ को, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? बताइए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ये किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? खारा जल में, शुद्ध जल में, गंदा जल में, इनमें से कोई नहीं। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, ये आप सभी को होमवर्क रहा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? बताइए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मेडुला, एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी। तो बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो ये कौन है? तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? बताइए, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। तो मानव जनन अंग जो होता है ये परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है 18 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बताइए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? 73 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है ये किसमें होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 73 का? तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो आइए आज हम पहले गुणसूत्र के बारे में समझते हैं। तो मनुष्य में अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टली मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको बताना है 46। अगर पूछा जाए मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो आपको बताना है 23 जोड़े। और इसमें जो 23 पेयर होते हैं जोड़ा, इसमें 22 जोड़ा जो होता है ये मनुष्य मादा और नर दोनों में समान होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए? और जो अलग होता है उसे क्या बोला जाता है? एक होता है 23वां जोड़ा, इसको बोलते हैं एलोसोम, और 22 जोड़ा जिसको बोलते हैं ऑटोसोम। तो बताइए, ये जो आपको एक जोड़ा अलग से होता है, इसी में पुरुष के पास होते हैं XY और महिला में पाया जाता है XX। तो आपसे पूछा गया है कि स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होता है ये होता है XX गुणसूत्र, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है उड़हुल। क्या है क्वेश्चन? उड़हुल किस प्रकार का फल है, सॉरी फूल है। उड़हुल जो किस प्रकार का फूल है, इसका करेक्ट आंसर बताना। फ्लावर है ना उड़हुल। तो बताइए द्विलिंगी, एक लिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसे हम लोग समान भाषा में अड़हुल बोलते हैं। तो बताइए अड़हुल जो है ये किस प्रकार का फूल है? 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो ये द्विलिंगी फूल है। कैसा द्विलिंगी फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में कितने रक्त समूह हैं? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 76 का। मानव में कितने रक्त समूह हैं? तो करेक्ट आंसर बताइए। 1, 2, 3, 4। तो मानव में रक्त समूह 4 हैं। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। इसमें से आपको ओ जो है इसको बोला जाता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। मतलब यह किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। और ए बी जो होता है यह किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही बोला जाता है, इसे सर्वदाता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन परत पाया जाता है। क्या? ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन होता क्या है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना था। O3 इसका अनुसूत्र होता है और ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। तो बताइए 77 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो होती है ये पाए जाते हैं वायुमंडल के ऊपरी सतह में और इसका कार्य होता है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, बाहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। वन संरक्षण का उपाय है। बताइए वन को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं? नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक लगाकर, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर, इनमें से सभी। तो बताइए वन की कटाई को रोक लगा देंगे तो वन का क्या हो जाएगा? विनाश रुक जाएगा। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने से भी क्यों? क्योंकि जनसंख्या जितना बढ़ रहा है उतने व्यक्ति को आवश्यकता होती है और आवश्यकता के अनुसार वह पौधे का क्या करता है? काटता है पौधे को, वन का क्षति पहुंचाता है। तो इन सभी को अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा? वन की संरक्षण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बताइए पानी को गर्म करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं सौर जल उष्मक का, इसका उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाला दिन, बादलों वाला दिन, गर्म दिन में, पवनों वाला दिन में। तो बताइए किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इसको बादल वाले दिन में नहीं कर सकते। इस समय सूर्य पूरा नहीं के बराबर निकले होते हैं और सूर्य के प्रकाश से ही तो सौर जल उष्मक कार्य करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इस सेशन का। तो बताइए आप सभी को आज का यह सेशन कैसा लगा? अगर आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप लोग जुड़ सकते हैं और रोज़ाना PDF पा सकते हैं टेलीग्राम पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।